एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसो जीत चुका होता है, इसलिए बाई ओल्ड डंकी से कहे थे कि मैं अपना फ्लोटिंग आइलैंड को बेट पर लगाई थी और अब जबकि मैं जीत चुकी हूँ तो मेरा सभी पैसा मुझे जल्दी से दे दो। ये सुनकर तो किंसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा भड़क भी जाता है और गाँव पर चिल्लाने लगा होता है कि मैं अंदर में इतना ज़्यादा मेहनत से फाइट कर रहा था और बाहर में तुम लोग मेरा फ्लोटिंग आइलैंड को ही बेट पर लगा दिए थे। और सोचता है कि अगर यंग एंसेस्टर को पता चल जाएगा तो वो तो खून की उल्टी करने लगेंगे। गाँव कहता है कि मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया था। वहीं पर बुक मेकर झू फैमिली को जाते हुए देखकर उन्हें रुकने के लिए बोलकर कहता है भूलिए मत कि आपने अपना फैमिली प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा दाव पर लगाया था, नहीं तो मैं उसे फ्लोटिंग आइलैंड देने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वो चिढ़ते हुए कहते हैं कि हमारा झू फैमिली अपनी बातों से कभी भी मुकरते नहीं है। ये बोलकर वो 14th बारी चिल्ला रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो गया है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु बैठकर अपना सोल को 9 ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक से कल्टिवेट कर रहा होता है और 3 दिन से कम टाइम में ही वो बदलना शुरू हो गया होता है और तभी अचानक वो ट्रांसफॉर्म होकर सिल्क वर्म में यानी कि कैटरपिलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसे देखकर किंसु थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ देख रहा होता है। इसके बाद वो दोबारा से ब्लड शैडो को निकालता है और उसे अपने सिल्क वर्म को खाने के लिए दे देता है। जहाँ पर पहले वो उसे खाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था तो वहीं पर अब वो उसे खाने में सक्षम हो गया होता है और कुछ देर के बाद वो उसे पूरा खाकर खत्म कर देता है और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा भी हो गया होता है। और किंसु ये भी फील करने लगा होता है कि अब वो कोई अटैकिंग पावर को भी गेन कर चुका है। तभी वहाँ पर गाँव चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि 2 जरूरी बात है। पहला बात ये होता है कि जितना भी चीज वो लोग बेट में जीते होते हैं ओल्ड डंकी उन सबको स्पिरिचुअल फ्रूट में कन्वर्ट करके उन लोगों को भेज दिया होता है। और दूसरा ये है कि ली दावरान यानी कि थर्ड सन ऑफ गॉड स्पिरिचुअल रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अपना सोल को भी कंडेंस कर लिया है। इसलिए थर्ड सन ऑफ गॉड पूरे युवा सेट को और सभी सन्स ऑफ गॉड्स को भी इन्वाइट किया है अपने मून आइलैंड का पावर दिखाने के लिए। युवा सेट में 7 फ्लोटिंग आइलैंड होते हैं और उन सबके पीछे एक एंसेस्टर है और ये फैक्ट कि थर्ड सन ऑफ गॉड एक फ्लोटिंग आइलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो ये दिखाता है कि उसके पीछे का फोर्स कितना ज्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड सन ऑफ गॉड ही पहला सन ऑफ गॉड है जिसने स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है और किंसु अभी 2 लेवल पीछे है, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल वेसल पिल को लेकर धर्मा रिलम में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचता है। तभी गाँव बताता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ दिन पहले याओची में 11th सन ऑफ गॉड का मृत्यु हो गया था और र्यूमर्स ये कह रहा है कि आप ही ने घटिया तरीके का यूज करके उसे मार दिया है। इसलिए अब दुवान फैमिली और 11th सन ऑफ गॉड को जो पावर बैकअप कर रहा था वो लोग युवा से जवाब मांग रहे हैं। किंसु कहता है कि तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है लाओकिन क्या तुम वहीं पर हो। ये सुनकर किंसु कहता है कि ये लाओकिन कौन है। गाँव बताता है कि लाओकिन आप है और इसका आवाज सुनकर लग रहा है कि ये आपका एक अच्छा दोस्त पार्क ईसिंग है यानी कि 16th सन ऑफ गॉड है। ये सुनकर किंसु सोचता है कि इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग पार्क यानी कि 16th सन ऑफ गॉड किंसु का एक अच्छा दोस्त था क्योंकि वो दोनों ही एक साथ बैठकर पीना पसंद करते थे और फीमेल डीमंस को कैप्टिव बनाकर रखे थे और किंसु को वही ये सब आदत लगा दिया था। तुम ये भी कह सकते हो कि 16th ने ही उसे ऐसा बना दिया था। तभी वहाँ पर 16th सन ऑफ गॉड की इनकारनेशन आता है यानी कि उसका फिजिकल बॉडी नहीं आया होता है बल्कि बस कुछ मिनट के लिए उसका शैडो आया होता है। वो आकर किंसु से कहता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में तुम काफी ज्यादा पैसा वाले बन गए हो, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना। वैसे भी मेरा इनकारनेशन ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सेंदाई में एक बहुत ही खूबसूरत डीमन फेरी आई है और एक नया इनलाइटमेंट टी यानी कि चाय भी पहुंचा है, इसलिए काफी सारे स्पिरिट स्टोन लेकर वहाँ पर पहुंच जाना और आज वो फेरी तुम्हारी हो जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ये बोलकर उसका इनकारनेशन खत्म हो जाता है। ये देखकर गाँव उसे बताता है कि पिछली बार आप जब अपने पूरा घर बार बेचकर कंगाल हो गए थे तब वो आपसे बिल्कुल भी बात करने नहीं आया था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि सन आइलैंड आपके कंट्रोल में आ गया है और अपने 14th को हराकर उसका फैमिली का 50% प्रॉपर्टी भी जीत लिया है, इसलिए वो फिर से वापस आ गया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बस केयरफुल रहिएगा। तभी किंसु उससे पूछता है कि सेंदाई कहाँ पर है। वो बताता है युवा सेट के साउथ ईस्ट एरिया में 300 माइल दूर है। वो काफी ज्यादा लाइवली प्लेस है जहाँ पर 10,000 माइल दूर से कल्टिवेटर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मजे करते हैं, लेकिन हाँ वहाँ का कॉस्ट भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। किंसु पूछता है क्या इस सेंदाई ट्रिप को लेकर कुछ स्पेशल है क्या, और सोचता है कि सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा स्पेशल जगह होगा टेम्परेरी साइनिंग टास्क देने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। वो बताता है कि लेजेंड के अनुसार एंशिएंट टाइम का ग्रेट एम्परर अपना उपदेश वहाँ पर दिया करते थे और अभी के कुछ सालों में कुछ एरोगेंट फिगर सेंदाई ब्रेक थ्रू करने के लिए गए थे। एग्जाम्पल के लिए काफी सारे सन ऑफ गॉड भी वहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। ये भी कहा जाता है कि जब भी वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करता है तो हेवन और अर्थ के लोगों को फील कर पाता है और आपके पास एक चांस भी होता है लेजेंडरी इमोर्टलिटी पिल को डिस्कवर करने के लिए और भी काफी सारे मिस्टीरियस ट्रेजर को डिस्कवर करने के लिए भी। इमोर्टलिटी पिल का नाम सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर वो आगे बताता है और झोली यानी कि युवा सेट का 6th सन ऑफ गॉड जो कि कॉमनर सन ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, वो भी अपना धर्मा रिलम का ब्रेक थ्रू वहीं पर किया था जिससे इमोर्टलिटी पिल का आने का फ्लक्चुएशन भी हो गया था। किंसु उससे पूछता है कि कॉमनर सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है। वो बताता है कि 6th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा गरीब बैकग्राउंड में जन्म लिया है और सिर्फ वही है जो कि काफी नीचे से उठकर बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी बैकअप के सन ऑफ गॉड बना है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो हमेशा अकेला रहता
चाहता है और काफी ज्यादा एरोगेंट भी है। सन ऑफ गॉड होने के बावजूद भी वो किसी भी मेजर पावर से हेल्प लेने से मना कर देता है और सेंदाई में ही पार्ट टाइम जॉब करके अपना कल्टीवेशन का रिसोर्सेज को जमा करता है। किंसु कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग बहुत ही बड़ा होने का दिखावा करते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। और आगे कहता है कि अब जबकि वो ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना ज्यादा अच्छा जगह है तो क्यों ना वहीं पर चलते हैं। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे फादर जिससे मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ वो मुझे क्योर करने के लिए इमोर्टलिटी पिल को ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे भी उसका कुछ क्लू मिल जाएगा तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों सेंदाई जाने के लिए निकल गए होते हैं और उनके सामने ग्रेट सिल्वर नाम का माउंटेन होता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं। और तभी एक बहुत ही बड़ा बीस्ट मेंढक देखते ही देखते इससे पहले कि किंसु कुछ समझ पाता वो उसे अपने जीप से पकड़कर निकल लेता है। ये देखकर गाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे अपने जीप से मारकर फेंक देता है। ये देखकर वो उठता है और अपना लाइफ फोर्स को जलाने से उसे जो ताकत मिलती है वो उससे फाइट करने जाता है। वहीं उसके पेट के अंदर किंसु को दिखाते हैं जो कहता है कि मुझे निगलने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी उसे उसके पेट में ड्रैगन उल्फ नाम का बीस्ट दिखता है जो कि एटलीस्ट स्पिरिचुअल रिलम में था। उसकी हड्डियां दिखाई देती है। स्पिरिट रिलम वाले बीस्ट को देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया होता है। तभी उसका पेट का एसिड से उसका कपड़ा गलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसी के कारण वो बीस्ट को हजम कर लिया होगा, लेकिन वो उसका फॉरबिडन स्किन को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसके पेट में ही हमला करने लगता है। वहीं बाहर में वो गांव को धोकर रख दिया होता है, लेकिन वो फिर भी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक वो मेंढक किंसु के अटैक करने पर उलट जाता है। ये देखकर गांव को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर सिचुएशन क्या है। वहीं अंदर में वो उसे पीटे जा रहा होता है जिससे बाहर में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी होती है और वो कहता है इम्पॉसिबल, आखिर तुम मरे कैसे नहीं हो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक कर कहता है ओ तो तुम बोल सकते हो, तो इसका मतलब तुम एक स्पिरिट मेंढक हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो उस पर अपना ठंडर से हमला करने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो इधर उधर पटकाने लगता है। ये देखकर गांव कहता है कि सन ऑफ गॉड होने का बिल्कुल वर्दी है, इतना बड़ा बिस्ट से निकल जाने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बड़े से बिस्ट का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो उसे विनती करने लगा होता है कि मैं गलत था मेरा लाइफ बख्श दो। किंसु कहता है बट मैंने अभी तक जी भर के मजा नहीं किया है। ये बोलकर वो दोबारा से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो बीस्ट कहता है कि मेरे हेवनली डिवाइन बॉडी हेवन और अर्थ को भी लॉक कर सकता है और उन लोगों को भी जिसके पास सुप्रीम बॉडी होता है। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम हमेशा के लिए मेरे बॉडी में फंसे रह जाओगे। ये सुनकर वो रुक जाता है और तभी उसे 7 स्टार नेल का बात याद आता है जिसे वो 11 सन ऑफ गॉड से लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सभी तरह के बॉडी को ब्रेक करने के काबिल है, इसलिए अब वो उसे उसका इस्तेमाल करने वाला होता है। वहीं पर वो मेढक कहता है कि अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। किंसु कहता है क्या तुम मुझसे डील करने का वर्दी हो। ये बोलकर वो उस नेल का यूज करता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और वो उसे ब्रेक करके वहां से निकल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुमने मेरा हेवनली डिमन बॉडी को कैसे ब्रेक कर दिया। तभी किंसु उसके ऊपर चढ़कर कहता है तो क्या यही तुम्हारा हेवनली डिमन बॉडी है। वहीं पर वो उसे दया की भीख मांगने लगा होता है। किंसु कहता है कि अगर तुम मुझसे दया की भीख मांग ही रहे हो तो अपना असली रूप क्यों नहीं दिखा देते हो। वो मेंढक उसे गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे हेवनली डिवाइन बॉडी को ही खत्म कर देता हूँ, लेकिन उसका अटैक करने से पहले ही वो उसे रोककर अपना असली रूप दिखा देता है और वो 12th सन ऑफ गॉड युआन होंग होता है। वहीं पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी का पता कैसे लगा लिया, मेरा हेवनली डिवाइन बॉडी काफी अच्छी तरह से छुपा हुआ था और पूरे युवा सेक्टर में कोई भी नहीं है जो कि मेरे स्पेशल फिजिक के बारे में जानता है और काफी कम ही लोग ने मेरा असली चेहरा को भी देखा है, तो आखिर तुम्हें पता कैसे चल गया। किंसु कहता है कि मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला था, मैंने बस सोचा था कि ग्रेट सिल्वर माउंटेन के बीस्ट चाहे कितने ही डेयरिंग क्यों ना हो जाए वो लोग कभी भी एक सन ऑफ गॉड पर हमला करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम 12 सन ऑफ गॉड हो गए। मुझे पता है कि सन्स ऑफ गॉड्स का बैटल काफी ज्यादा क्रूएल है, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला करने के बारे में क्यों सोचा। और यही पूछने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।